प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। पाठगत प्रश्न बच्चों, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हम करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखिए, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो स्रोत है अथवा ईंधन है वो उत्तम है। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी कम मात्रा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो। इसका मतलब है यानी थोड़ा सा ईंधन हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाए, जो आसानी से उपलब्ध हो सके, आसानी से उसको उपलब्ध किया जा सके। भंडारण और परिवहन आसान हो। भंडारण यानी उसको स्टोरेज करना आसान हो, घरों में आसानी से उसको रखा जा सके, ज़्यादा बड़ा न हो, ज़्यादा जगह न घेरता हो। परिवहन, उसको लाना और ले जाना भी आसान हो। वह सस्ता होना चाहिए, जलने पर प्रदूषण न फैलाए। वह सस्ता भी हो और जलने पर कोई प्रदूषण न करे। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, तो उत्तम ईंधन भी वही होता है जो हमने ऊपर पढ़ा, उसके गुण पढ़े। दहन के बाद प्रत्येकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, वही बात है। आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाए, जलने पर धुआं उत्पन्न न करे, इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो और उसमें मान अधिक हो। ज्वलन ताप उपयुक्त बच्चों ज़्यादा न हो और न कम हो। ज़्यादा होने से विस्फोट हो जाता है और कम होने से वो अपने ताप तक पहुंच नहीं पाएगा, जलेगा ही नहीं। ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए, यानी ऊष्मा ज़्यादा प्रदान करनी चाहिए। कम से कम ईंधन हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करने वाला हो। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। उत्तर देखिए बच्चों, हम एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसके दहन से धुआं नहीं निकलेगा और यह आसानी से उपलब्ध है और इसका उपयोग जो है सुगमतापूर्वक किसी विषय में किया जा सकता है। यह सस्ता है, इसका भंडारण तथा परिवहन आसानी से किया जा सकता है। इसे वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाश्म ईंधन की हानियाँ बताइए। जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियाँ हैं। जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं तथा इसके भंडार सीमित हैं। इसके जो भंडार हैं, खाने हैं, वो निश्चित हैं बच्चों। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, यानी ये समाप्त हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है, इसकी वजह से धुआं उत्पन्न होता है और वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। वायु में कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है बच्चों। ये जो जीवाश्म ईंधन है बच्चों, जैसे पेट्रोल डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन का तेल, तो ये जो है जीवाश्म ईंधन में आते हैं। लकड़ी और उपले भी इसी में आते हैं जीवाश्म ईंधन में। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है हमारा। हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय होने के कारण ये समाप्त हो जाएंगे, अतः इन्हें बचाने के लिए आवश्यक है पृथ्वी के अंदर जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद हैं। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहे तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, अतः हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। वैकल्पिक यानी अन्य स्रोतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है और पानी ऊर्जा है, पानी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त है। सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है, क्योंकि एक अभिसारी दर्पण है
जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप और बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं, सीमाएं अथवा कमियां हैं। महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की निम्न सीमाएं हैं। तरंग ऊर्जा के व्यापारिक उपयोग के लिए तरंगों का अत्यंत प्रबल होना आवश्यक है। तरंगें इतनी गहरी उठती नहीं हैं समुद्रों में, और जहाँ से हमें प्राप्त करनी है तरंगों से ऊर्जा, तो उनका प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। ज्वार भाटे के समय जल के स्तर चढ़ने या गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बांध के द्वार पर स्थित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, परंतु ये बांध केवल कुछ ही क्षेत्रों में सफल हैं। तीसरा पॉइंट है, ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए लागत बहुत अधिक होती है और ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आता है एग्जाम में। जब भूमिगत जल तप्त स्थानों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। यह भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। इन तप्त सतलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व, नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी जो बच्चों हमारे ईंधन होते हैं, नाभिकीय ईंधन, उनसे प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ऐसा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है जो प्रदूषण मुक्त हो। सौर सेल हालांकि प्रदूषण मुक्त है, परंतु इस युक्ति को बनाते समय पर्यावरण अक्षति जरूर हुई होगी। जब इसको बनाया गया होगा सेल को, तो बनाते समय कोई ना कोई ऐसा नुकसान जरूर हुआ होगा पर्यावरण का, तो ये भी पूर्ण रूप से पर्यावरण हितैषी नहीं है। रॉकेट ईंधन, क्वेश्चन नंबर 11, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। उत्तर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि ये CO2 उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि ये दहन होने पर जल उत्पन्न करता है, अतः प्रदूषण नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क भी दीजिए। पवन ऊर्जा को मानते हैं। पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों पर प्राप्त पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज गति से पवनें चलती हैं। दूसरा है, टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। इसके उपयोग के लिए संचायक सेलों की भी सुविधा होनी चाहिए। दूसरी है बच्चों जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत जल से प्राप्त होती है, इसकी लागत कुछ सीमा तक महंगी है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क भी दीजिए। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम वे स्रोत हैं जो समापन योग्य हैं। इनके भंडारण प्रकृति में सीमित हैं एवं एक न एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। इन ईंधनों को निर्मित होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा, अतः इन्हें पुनर्निर्मित करना असंभव है। अभ्यास के क्वेश्चन देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। किस दिन नहीं कर सकते, साफ है, बी ऑप्शन, बादलों वाले दिन। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो कौन सा बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। जीवाश्म ईंधन ये समापन योग्य हैं, समाप्त हो सकते हैं, ये ऊर्जा के महंगे स्रोत हैं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को भी प्रभावित करते हैं, ग्रीन हाउस को भी प्रभावित करते हैं। सूर्य समापन योग्य नहीं है, ये समाप्त नहीं हो सकता, ये ऊर्जा के सस्ता स्रोत है, यह उपकरण स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। जैव मात्रा, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसकी लागत ज़्यादा नहीं है, ये बायोगैस की उत्पत्ति करता है, बायोगैस की उत्पत्ति होती है इससे। जल विद्युत, ये भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जल विद्युत से जल विद्युत उत्पन्न होती है, जल से जो है वो जल विद्युत उत्पन्न होती है बच्चों, जबकि इसकी जो लागत है कुछ सीमा तक महंगी है, उसकी बजाय बायोगैस की बजाय इसकी जो उत्पन्न करने की सीमा है वो महंगी है थोड़ी सी। निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखिए। तो ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं, पवने, तरंगे, ज्वार भाटाएं। तो ज्वार भाटा इनकी सीमाएं अथवा कमियां। पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों पर प्राप्त की जा सकती है जहां वर्षा के समय तेज गति से पवनें चलती है। टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। इसके उपयोग के लिए संचायक बैटरियों की भी सुविधा होनी चाहिए। तो बच्चों ये हम कर चुके हैं। ऊपर ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, या आप इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। पवनों का हो गया हमारा, आगे तरंगे थी, तरंगे भी हम कर चुके हैं, और फिर उसके बाद बच्चों ज्वार भाटा भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय किस आधार पर करेंगे देखते बच्चों, और समाप्य और अक्षय। नवीकरणीय ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय तक असीमित रूप से कर सकते हैं। इनका भंडार अक्षय है, यानी समाप्त नहीं हो सकता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जिनका उपयोग यदि हम एक बार कर लेते हैं तो उनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, और इनका भंडारण जो है वो समाप्त हो सकता है, समाप्य है, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी पार्ट देखिए, ए और बी के विकल्प समान है, ए और बी के जो विकल्प हैं वो समान है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय है परंतु अनवीकरणीय ऊर्जा समाप्य है। प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होने चाहिए। तो हम कर सकते हैं इसको, पहले हमने किया है, सरलता से प्राप्त हो उसके सस्ता होना चाहिए, प्रत्येक अंक आयतन एवं द्रव्यमान अधिक कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 9, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं। क्या ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है। सौर कुकर के उपयोग देखिए बच्चों, यह उपकरण सस्ता है, इसका उपयोग करने के लिए प्रदूषण नहीं होता, इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता, इसको कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सौर कुकर की हानियाँ, ये उपकरण केवल सूर्य के प्रकाश में ही उपयोग किया जा सकता है, भोजन पकाने में समय अधिक लेता है, और हाँ ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ सौर सेल महंगे हैं, जहाँ सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है। सौर कुकर जो है वो महंगे हैं और सौर कुकरों की जो उपयोगिता वो सीमित है। अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में इनको प्रयोग नहीं किया जा सकता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी कम प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय भी लिखिए। आज का युग मशीनी युग हो गया है। आज की जनसंख्या जीवाश्म ईंधन पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए उपयोग करती है। सौर सेल का उपयोग करने से पर्यावरणीय समस्याएं संभव हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। तो ऊर्जा की बढ़ती मांग के परिणाम जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषित होता है इसकी वजह से, और ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय,
तो इसकी खपत को कम करने का जो उपाय है बच्चों वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय: कोयला जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग, मशीनों पर निर्भर न रहकर स्वयं पर निर्भर रहना,